वालेकुम। सो वेलकम अगेन अलासिफ एकेडमी। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर हमने डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग पार्टिकल्स होते हैं, जिनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं। अब सेल ऑर्गेनेलीज हमने कहा था कि जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज जो कि टू लेयर से कवर्ड होते हैं, जिन्हें हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कहते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनेलीज जो कि एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, तो उन्हें हमने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कहा था। ठीक है, तो जो अब हमारी जो पहली कैटेगरी है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज की है, जिनके अंदर चार आ जाते हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड प्लास्टिड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। उनमें से एक को डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेलीज है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, उससे पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। बेसिकली ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ग्रीक वर्ड है। एंडोप्लाज्मिक क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड की कॉम्बिनेशन है। एंडो का मतलब है इनसाइड, इनसाइड का मतलब है सेल के अंदर, इनसाइड का मतलब है सेल के इनसाइड अंदर। ठीक है, और प्लाज्मिक का मतलब जैसे कि आपको पता है ये साइटोप्लाज्म को ही प्लाज्मिक कहते हैं। और फिर भी प्लाज्मिक का मतलब है एक किस्म की फॉर्म या एक किस्म का मॉडल, एक किस्म का फॉर्म या एक किस्म का मॉडल को हम प्लाज्मिक कहते हैं। अच्छा, ये लैटिन वर्ड रेटिकुलम, रेटिकुलम की मतलब क्या है? रेटिकुलम का मतलब है अ नेट, अ स्मॉल नेट। रेटिकुलम हम किसे कहते हैं? एक स्मॉल नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हम रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो रेटिकुलम वर्ड काफ़ी बायोलॉजी के अंदर यूज़ होता है। उसकी माना क्या है? एक नेटवर्क टाइप जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डिस्कवरर या हम जिस साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया उसको देखते हैं कि इसको जो डिस्कवर किया या नाम दिया वो केथ पोर्टर नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने इसको डिस्कवर किया और नेम दिया है एज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो अपीयरेंस के अंदर एक किस्म की नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर थी, ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर थी, जो कि पूरे सेल के अंदर, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई थी। तो इसी वजह से इन्होंने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सेल के प्लाज्मा के अंदर एक किस्म की नेट, स्मॉल नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूबुलर सिस्टम है। ट्यूबुलर सिस्टम का मतलब है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपको जो ना स्मॉल स्मॉल ट्यूब नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ क्या है? अटैच्ड है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब डबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? डबल मेम्ब्रेन से मुराद है कि इनकी ये वाली जो स्ट्रक्चर, ये वाली मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, अगर आप इस मेम्ब्रेन को देखेंगे तो ये बेसिकली दो लेयर्स की बनी होगी। कितने लेयर्स की बनी होगी? मैंने ये छोटा सा कटआउट पार्ट लिया है, तो ये दो लेयर्स की बनी होगी। जस्ट जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि जो दो लेयर मौजूद होते हैं फास्फोलिपिड के, और उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फास्फोलिपिड की ही मेम्ब्रेन, यहाँ पे दो लेयर्स होंगे, उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मिलाकर लेपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर होगी। अगर आपने सेल मेम्ब्रेन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वो आप देख लें। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होगी? सेम होगी, दो लेयर की बनी होगी। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैनाल्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक किस्म का कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर सिस्टम है जो कि एक्सटेंडेड होगा, पूरे सेल के अंदर फैला होगा, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक इस किस्म की जो नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर्स होगी, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी है, जैसे हम कहते हैं लेपोप्रोटीन। कंबाइंड नेम लेते हैं लेपोप्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन की बनी है, जो कि पूरे सेल के अंदर फैल जाएगी, या पूरे सेल के अंदर उनकी ट्यूब्स क्या होंगी? न्यूक्लियर में सॉरी सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैली होंगी। ठीक है, तो एक्सटेंडेड होंगी। तो हम ये कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैनाल्स है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट होती है इन ऑल यूकैरियोटिक, यानी यूनिवर्सली प्रेजेंट होगी हर सेल के अंदर। जो भी यूकैरियोटिक सेल है, चाहे प्लांट का हो, चाहे एल्गी का, चाहे फंजाई का, किसी का भी हो, यूकैरियोटिक सेल हो, तो उसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, अब कंपोज किस चीज की होती है? जैसे कि मैंने बताया कि लेपोप्रोटीन, लेपोप्रोटीन क्या है? लिपिड प्लस प्रोटीन है। क्या है? लिपिड होगा प्लस में प्रोटीन होगा।
तो लिपिड और प्लस में प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन का नाम देते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आपने देखी थी कि उसके अंदर फास्फोलिपिड बायलेयर का 2 लेयर्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन है, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन है, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, कुछ डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड है, चैनल्स बना रहे हैं, कुछ साइड पे पेरीफेरी पे खड़े हैं। ठीक है, तो उसी वजह से हम इन्हें लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो ये सारे जो ट्यूब आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे ट्यूब किसके बने होंगे, लिपिड और प्रोटीन के बने होंगे। ये इनकी क्या है, जर्नल कंपोजिशन है। ठीक है, और फॉर्म्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, सेल का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। अब ये सेल कलर्स होने से भी ऐसे हम कह सकते हैं कि ये बचाता है, या ज़्यादा उसकी इलास्टिक होने से सेल को भी बचाता है। ठीक है, पूरे सेल के अंदर फैल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, पूरे सेल के अंदर अगर ये ट्यूब फैल जाएंगी तो सेल को ज़्यादा जो है ना वो एरिया मिल जाएगा, पोर्शन मिल जाएगा रिएक्शन करने के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए जो एरिया होगा वो एरिया सेल का बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इसी वजह से सेल का जो इंटरनल एरिया है, साइटोप्लाज्मिक एरिया, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल इनका जो इंट्रोडक्शन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, तो हमें 2 डिस्टिंक्ट पोर्शन नजर आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट पार्ट नजर आएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से बना दिए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कलर से 2 जो पार्ट बने हैं वो कौन से हैं, वो पार्ट ये हैं कि अगर हम इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर के अंदर 2 पार्ट नजर आएंगे, एक ये वाला ब्लैक, एक ये वाला ब्लू, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, तो इन पार्ट को हम क्या कहते हैं, इन पार्ट को बेसिकली हम नाम देते हैं कि ये राइबोसोम्स के टाइप हैं, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या हैं, टाइप हैं। एक हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, दूसरा स्मूथ आ जाता है। ये रफ है, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अच्छा, ये रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम इन्हें क्यों दिए गए हैं, दरअसल ये एक किस्म के ग्रेन्स होते हैं, एक ग्रेन्युलर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हो जाते हैं सेल के, वो उनकी प्रेजेंस की वजह से इन्हें नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, इस वाली स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे मैं नाम देता हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER और SER। इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये क्यों बनाए गए हैं 2 डिस्टिंक्ट पार्ट, इसी वजह से बनाए गए हैं क्योंकि ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है इसके ऊपर छोटे छोटे दाने, ये नहीं राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की प्रेजेंस के वजह से इन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं, और इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होता, तो ये अपीयरेंस के अंदर बिल्कुल स्मूथ नजर आता है। बिल्कुल स्मूथ नजर आने की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नाम दिए गए हैं उनके सरफेस के ऊपर मौजूद ग्रेन्स या राइबोसोम्स की मौजूदगी और प्रेजेंस और एब्सेंस के बुनियाद पे दिए गए। जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे, रफ होंगे। जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। सीधी बात है। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट का अलग अलग काम है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि अगर किसी सेल के अंदर रफ है तो स्मूथ ना हो, तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वो डिपेंड करता है इनके काम के ऊपर कि ये जो स्मूथ और रफ कौन से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गन पे डिपेंड करता है, ऑर्गन कौन सा काम कर रहा है तो उसके सेल के हिसाब से वो क्या होंगे। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा। कुछ सेल ऐसे हैं तकरीबन जिनके अंदर दोनों पार्ट क्या है, प्रेजेंट हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि ये बात कंडीशनल नहीं है कि एक ही होगा, रफ होगा या स्मूथ होगा। रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम मजीद जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं और इनका अलग अलग से फंक्शन जानते हैं। अब स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गई कि ये ट्यूबुलर सिस्टम है, कैनाल्स है, नेटवर्क टाइप कॉम्प्लेक्स कैनाल्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं और एक सेल का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आसानी से हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, और बने किस चीज़ के हैं, प्रोटीन और लिपिड के बने हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन्स होगी वो किसकी बनी होगी, वो बनी होगी लिपोप्रोटीन की।
यानी लिपिड और प्रोटीन की, फास्फोलिपिड की 2 लेयर्स होंगे, उनके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये जो ट्यूब्स नजर आ रहे हैं, इन ट्यूब्स के अंदर एक किस्म की क्या है, मटेरियल्स हैं, फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, फ्लूइड प्रेजेंट होगी, और उन फ्लूइड के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, केमिकल्स होंगे जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, काम करते हैं। काम कौन सा करते हैं वो हम देख रहे हैं आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, काम कौन सा करते हैं, ठीक है। तो ये जो इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल और एंजाइम होते हैं। अच्छा, कभी कभार इन मेम्ब्रेन्स को हम नाम देते हैं जो कि इस फ्लूइड को इनक्लोज्ड कर रही हैं, इन मेम्ब्रेन्स को हम नाम देते हैं, सिस्टमी का नाम देते हैं, ठीक है, सिस्टमी का नाम देते हैं। तो ये सिस्टमी भी कह सकते हैं, इनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होती है। अब हम मजीद देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और उनके फंक्शंस मजीद देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम अब देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो 2 टाइप्स हैं उनके बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स, और उनके जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली मैंने बता दिया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहेंगे। इन दोनों को जो डिवाइड किया गया है वो उनके ऊपर जो ग्रेन्स प्रेजेंट है, जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उनके बेस पे डिवाइड किया गया है। अब एक राइबोसोम्स का ऐसा टाइप है जिनके सरफेस के ऊपर जो ना दाने टाइप स्ट्रक्चर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उस राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से वो एक किस्म का ग्रेन्यूलेटेड ट्यूब्स नजर आते हैं, उनके आउटर सरफेस के ऊपर ग्रेन्स की मौजूदगी के वजह से वो ग्रेन्यूलेटेड नजर आते हैं, इसी वजह से उन्हें रफ कहा जाता है। और दूसरा जो है, उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो अपीयरेंस के अंदर क्या होता है, स्मूथ होता है, तो इसी वजह से उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर ये वाला जो ब्लैक वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा ये जो ब्लू वाला नजर आ रहा है ये क्या है आपके पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर जो ग्रीन टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो बेसिकली क्या है, ग्रेन्स हैं, राइबोसोम्स हैं, क्या है वो, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर वो कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, स्मूथ ट्यूब नजर आ रहे हैं। इस स्मूथ ट्यूब को हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब देखें, हैविंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, the type of endoplasmic reticulum that contains ribosomes on their outer surface, that is called as a rough endoplasmic reticulum. The type of endoplasmic reticulum which do not contain ribosomes on their surface is called as a smooth endoplasmic reticulum as a definition. ठीक है, तो इनके ऊपर राइबोसोम्स, इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे। अच्छा, ये क्या होगा, ग्रेन्यूलेटेड होगा, ये क्या होगा, अग्रेन्यूलेटेड। अ का मतलब है नॉन ग्रेन्यूलेटेड होगा, यानी इनके ऊपर ग्रेन्स नहीं होंगे। अच्छा, मोस्टली प्रेजेंट होता है इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल के अंदर क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, इसी वजह से हम राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्रियां कहाँ पे प्रेजेंट होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन की फैक्ट्री को अटैच होने के लिए प्लेस क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो मोस्टली कौन से सेल के अंदर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा प्रेजेंट होगा, और ऐसे सेल के अंदर प्रेजेंट होगा जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन फार्म करते हैं। जैसे कि हमारे पास ममलियन सेलेवरी ग्लैंड्स जो हो गए वो ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होगा। पेनक्रियास सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो तकरीबन हार्मोन्स या प्रोटीन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, भाई ये प्रेजेंट होगा मोस्टली प्रेजेंट इन दी स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स। स्टीरॉयड क्या है, स्टीरॉयड हम लिपिड के एक ग्रुप को कहते हैं, लिपिड के एक ग्रुप को क्या कहते हैं, स्टीरॉयड कहते हैं, जो कि हार्मोन्स वगैरह पैदा करता है। स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स जैसे कि एडिपोज सेल्स हो गए। एडिपोज सेल्स क्या है, एडिपोज सेल्स फैट सेल को कहा जाता है। कौन से सेल को कहा जाता है, फैट के जो सेल्स हैं उन्हें एडिपोज सेल कहा जाता है। फैट के लिए वर्ड यूज होता है एडिपोज का। दूसरा है इंटस्टियल सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर ये मोस्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो प्रेजेंट होता है वो
ग्लूकोज स्टोरिंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट होगा? जो सेल ग्लूकोज को स्टोर कर सकेंगे, जो सेल ग्लूकोज को स्टोर करते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगा। अब ग्लूकोज को स्टोर कौन से सेल करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मसल सेल्स करते हैं, और उसके अलावा उससे ज़्यादा कौन से करते हैं? लिवर वाले सेल्स करते हैं। ठीक है, तो लिवर वाले सेल्स के अंदर और मसल्स वाले सेल के अंदर ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मौजूद होगा ही, लाजमी मौजूद होगा। ठीक है, क्योंकि इनका काम ही इन सेल के अंदर है, तो इनके अंदर तो इनका होना लाजमी है। ठीक है, तो ये लिवर सेल के अंदर होंगे क्योंकि ये भी ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है। मसल सेल के अंदर भी होते होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करता है, और ये भी कॉन्टेक्ट करता है, कैल्शियम आयन की नीड पड़ती है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन की नीड के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए। अच्छा, फंक्शन के अंदर देखेंगे कि ये साइट अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसके लिए? राइबोसोम्स की अटैचमेंट के लिए। प्रोटीन की फैक्ट्री को अटैच होने के लिए ये प्लेस प्रोवाइड करता है, साइट अटैच करता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? इट प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर दी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। जब साइट उनको मिल जाएगी अटैचमेंट के लिए, तो प्रोटीन वो क्या होंगे? अटैच होकर प्रोटीन बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है, या प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा यानी प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को देख लें। अब देखिए यहाँ पे जो डीएनए या आरएनए का जो स्ट्रेन बनेगा, जो मैसेंजर आरएनए, उसको ट्रांसफर करने के लिए ये क्या होता है? हेल्प करता है। कौन सा? हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अच्छा, इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि जो न्यूक्लियस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस होता है, उस एक्सचेंज वाले प्रोसेस के अंदर क्या करता है? हेल्प आउट करता है। जो न्यूक्लियस वाली प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, और जो साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ें जो जाएंगी न्यूक्लियस के अंदर, वो इसके थ्रू जाएंगी। यानी ये एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है। किसके दरमियान एक्सचेंज होती है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो एक्सचेंज होती है, उनके अंदर ये रोल प्ले करता है। ठीक है, अच्छा, सिंथेसिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली लाइसोसोम्स के अंदर वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? पहले इसके अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं, उसके बाद वो एंजाइम्स ट्रांसफर होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फिर बाद में ये आते हैं गल्जन बॉडीज के अंदर। गल्जन बॉडीज से फिर बनता है लाइसोसोम्स, जो कि जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि फूड को ऑक्सीडाइज करने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, उन लाइसोसोम्स एंजाइम्स को या लाइसोसोम्स को भी हम डिस्कस करेंगे, गल्जी बॉडीज को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। एंजाइम्स भी आपको पता है प्रोटीनस इन नेचर होते हैं, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ से ट्रांसफर होकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वेसिकल्स की शेप में गल्जन बॉडीज के पास, फिर वो लाइसोसोम्स बनेंगे। गल्जन बॉडी से पैक होकर लाइसोसोम्स बनते हैं, आगे जाके फूड को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब हम इनका फंक्शन देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। ये बेसिकली क्या करता है? कैल्शियम के आयन को स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के आयन को स्टोर करना और रिलीज करना, क्योंकि ये कैल्शियम के आयन जो होते हैं वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होते हैं? लाजमी होते हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये जो 3 फैक्टर लाजमी होते हैं। कौन से? एक तो ये कि नर्व का आना, नर्व आएगी तब मसल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे। दूसरा क्या है? कैल्शियम के आयन का रिलीज होना। कैल्शियम आयन रिलीज होगा तभी जो फिलामेंट्स हैं उनको अटैचमेंट के लिए साइट मिलेंगी, वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी। ठीक है, और तीसरा कौन सा फैक्टर है? एनर्जी है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज होगी, वो तो डेफिनेटली होनी चाहिए। जब एनर्जी नहीं होगी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन कैल्शियम भी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कैल्शियम की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाती है, मिसाल के तौर पे कम हो जाती है, तो हमें क्रैम्प्स की डिजीज हो जाती है। ठीक है, जिनके अंदर अनकंट्रोल्ड जो मसल्स कंट्रैक्शन हो जाती है। सो कैल्शियम का होना भी लाजमी है। अब कैल्शियम को स्टोर करना और कैल्शियम को रिलीज करना किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तभी तो हमने कहा था कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मसल सेल्स के अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कैल्शियम आयन चाहिए होते हैं। कैल्शियम आयन को स्टोर करने के लिए हमें कौन सी चीज चाहिए? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये इनकी जो प्रेजेंस इनके फंक्शन से कनेक्ट हो रही है। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स जो कि हम जो लिमिट के अंदर जो पॉइजनियस फूड वगैरह खाते रहते हैं, वो जो
हार्मफुल होते हैं वो हमारे लिवर सेल के अंदर जाते हैं या मसल सेल, लिवर सेल के अंदर ही जाएंगे, तो उनके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो उन प्रोडक्ट को लेस टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट करेगा। मिसाल के तौर पे हमने कोई भी ऐसी चीज़ खा ली है जो कि टॉक्सिक है हमारे सेल, दूसरे सेल के लिए, ठीक है, तो वो लिवर के सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो उनकी टॉक्सिसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, या किसी और कंपाउंड के अंदर क्या करेगा, रिसाइकल्ड करेगा, चेंज कर देगा, उनकी बांड्स चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हार्मफुल जो प्रोडक्ट आती हैं या हार्मफुल जो ड्रग्स आती हैं उनके इफेक्ट को ख़त्म करके जो यूज़फुल प्रोडक्ट होती हैं उनके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर जो पॉइजनस हैं वो हद से ज़्यादा क्या है, ख़तरनाक हैं, तो वो तो हमारे लिवर सेल को ख़त्म कर देंगे, फिर तो ऑर्गेनिजम्स की क्या होनी है, डेथ ही होनी है, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे जो मतलब एक लिमिट के अंदर जो होते हैं पॉइजनस या टॉक्सिक मटेरियल, उनको हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला वो मेंटेन कर लेता है। ज़्यादा होंगे तो ये खुद सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिजम्स की क्या होगी, डेथ होगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके जो फंक्शन है, हेल्प इन दी लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड की मेटाबॉलिज्म या लिपिड की ब्रेकडाउन के अंदर या उसकी मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूल्सिफिकेशन। लिपिड की मेटाबॉलिज्म को हम क्या कहते हैं, इम्यूल्सिफिकेशन, इम्यूल्सिफिकेशन कहते हैं, इम्यूल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। सो द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड इज आल्सो कॉल्ड इम्यूल्सिफिकेशन। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल, नर्व इम्पल की ट्रांसमिशन के लिए भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कैल्शियम आयंस का मौजूद होना। अब कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब नर्व इम्पल आएगी, ठीक है, नर्व इम्पल आएगी तभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोसेस कहाँ होता है, मसल सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, ये प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा मसल सेल्स के अंदर होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे इन दोनों पे अलग अलग हमने डिफाइन किए। एक जनरल फंक्शन ये भी है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करते हैं, यहाँ से जो चीज़ें जाती है वो इस ट्यूब्स के थ्रू मूव करती जाती हैं, तो ये एक तो सेल का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म के लिए। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका एक और भी काम है कि ये हमारी स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड का कंपाउंड है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जब हमें सनलाइट लगती है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है एक लिपिड के दूसरे कंपाउंड के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कहते हैं, जो कि वो क्या करती है, वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है विटामिन के अंदर, ठीक है, तो विटामिन डी के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करती है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसके ये जनरल जो फंक्शन होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, स्मूथ के लिहाज के और रफ के लिहाज से भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, आगे बढ़ाएं इस लिंक को, ठीक है। तो इंतज़ार करें दूसरे वीडियो का, हम माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।